Welcome, my dear students. Are you looking for the solution of Geography Class 10 Model Activity Task that was given in the month of February 2022? Then you are on right track, my dear students, because today we are providing or giving the solution of Class 10 Geography Model Activity Task Part 2. But before that, this is Sanjeev Jha, your online tutor providing all kind of solution related to the class 9 and 10. So without wasting any more time, let's kick off, my dear students. So as you see on your screen, this is the model activity task class 10 geography part 2. That means it was given in the month of February 2022, my dear students. So it has 5 questions. First one, choose the correct answer from the given alternatives. That means this is the MCQ. First question contain 3 MCQ and each carry 1 marks. So you get total 3 marks in question 1. After that, 2.1, you have to say true or false. This is the true or false. It is also contain 3 true false and each carry 1 marks. That is, for true false you also get 3 marks. After that, 2.2, answer in 1 or 2 words. So there is 2 questions you have to answer in 1 or 2 words and each carry 1 marks and total you get 2 marks, my dear students. Then third question, you have to write the answer briefly. Okay, this is the 2 marks question and 2 questions are given. That is, total you get 4 marks from the question number 3. Question number 4, answer the following question. There is a 1 question and for that you get 3 marks. So 3:1, that is, total you get 3 marks from the question number 4. Now let's move to the question number 5. Answer the following questions. So describe briefly with a suitable diagram the different layer of the atmosphere based on the variation in temperature. That was a broad one. Okay, so you have to given 5 marks for these answers. So that is the total scenario of your model activity task part 2 that was given in the February. Okay, now let's move to the solution part. तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव. राइट, तो क्वेश्चन क्या है? 1.1, द लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इन विच डेली वेदर चेंजेस टेक प्लेस इज. इसका मतलब क्या हुआ कि हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एटमोस्फेयर का वो कौन सा लेयर है जिसमें डेली वेदर चेंजेस होता रहता है. ओके, तो ऑप्शन ए आयनोस्फेयर, ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन सी एक्सोस्फेयर, ऑप्शन डी ट्रोपोस्फेयर. तो हमेशा की तरह ये एमसीक्यू है, इसमें से 3 ऑप्शन रॉन्ग होंगे बच्चों और राइट आंसर हमें चूज करके बताना है या लिखना है. ओके, तो इसका राइट आंसर है डी, दैट इज ट्रोपोस्फेयर इज द लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इन विच डेली वेदर चेंजेस टेक प्लेस. क्लियर हुआ बच्चों? तो हम ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है. चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1.2 की तरफ, जिसमें क्या पूछा जा रहा है? द विंड दैट इज नोन एज स्नो एस्टर, यानी कौन से विंड है जिसको हम स्नो एस्टर के नाम से भी जानते हैं या कहते हैं, पुकारते हैं. तो ऑप्शन ए लू, ऑप्शन बी आंधी, ऑप्शन सी चिनूक या फिर ऑप्शन डी खामसीन. तो ये 4 ऑप्शन है बच्चों और इनमें से 3 जो होंगे वो रॉन्ग हैं. तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी चिनूक. चिनूक जो विंड है, चिनूक विंड, इसे हम स्नो ईस्टर के नाम से भी जानते हैं बच्चों. क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1.3, जिसमें पूछा जा रहा है हमसे कि द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, राइट, द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इज लाइज बिटवीन, यानी हमें उस बेल्ट का मानी बताना है, सब ट्रॉपिकल रीजन की कौन से बेल्ट में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर पाया जाता है. तो ऑप्शन ए 60 डिग्री एंड 70 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पैरेलल्स,
ऑप्शन बी 25 डिग्री एंड 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पैरेलल्स, ऑप्शन सी 10 डिग्री एंड 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पैरेलल्स, या फिर ऑप्शन डी 70 डिग्री एंड 80 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पैरेलल्स। तो इसका राइट आंसर हमें क्या होगा बच्चों? बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 25 डिग्री एंड 35 डिग्री नॉर्थ द साउथ पैरेलल, ये जो है इस बेल्ट में क्या मिलता है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट लाई करता है बच्चों। तो ये थे हमारे 3 MCQs जिसका मैंने आंसर आपको क्लियर किया। आई होप आपको भी ये आंसर समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, 2.1, जिसमें क्या बोला गया है? इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू राइट टी एंड इफ फॉल्स राइट एफ। यानी ये ट्रू फॉल्स है, इसमें हमें राइट के लिए ट्रू के लिए टी लिखना पड़ेगा, और अगर फॉल्स है स्टेटमेंट तो उसके लिए हमें एफ लिखना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं 2.1 का 1 क्वेश्चन। द वाटर वेपर present in the specific volume of air is known as the relative humidity of air. अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2.1.2। इसमें क्या बोला गया है कि वेस्टर्लाइज ब्लो विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन in the southern hemisphere due to the vast extension of the landmass। तो ये wrong है बच्चों, यानी ये false है, तो हमें लिखना पड़ेगा इसका आंसर F। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 2.1 के 3 क्वेश्चन में। उसमें क्या पूछा गया है? सी ब्रिजेस ब्लो ड्यूरिंग द डे। क्या सी ब्रिज जो होता है वो डे के दौरान ब्लो करते हैं, दिन में? तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये ट्रू स्टेटमेंट जो है 2.1 का 2.1.3, ये जो स्टेटमेंट है सी ब्रिजेस ब्लोज ड्यूरिंग द डे, सो दिस इज अ ट्रू, सो वी हैव टू राइट ओनली टी फॉर दैट। तो ये थे हमारे 3 ट्रू फॉल्स जिसको हमने क्लियर किया, और हाँ हमें लगता है कि आपको भी ये चीज़ आंसर क्लियर हो गया होगा, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बात कर लेते हैं। 2.2, इसमें 2 मार्क्स मिलने वाले हैं आपको, जिसमें ये बहुत ही है 1 या क्या लिखा हुआ देखिए, आंसर इन 1 और 2 वर्ड्स, यानी सिर्फ छोटा सा 1 वर्ड या 2 वर्ड में आपको आंसर बता देना है, और इसके लिए 2 क्वेश्चंस हैं और 2 मार्क्स मिलेंगे, इच कैरी 1 मार्क्स। तो चलिए देखिए 2.2 का 1 क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? विच इमेजिनरी लाइन कनेक्ट द प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर ऑन ए मैप। यानी मैप में जहाँ जहाँ इक्वल टेम्परेचर है उस प्लेसेस को, माने ऐसे प्लेसेस जिसके क्या है टेम्परेचर इक्वल है, उस प्लेसेस को जो इमेजिनरी लाइन कनेक्ट करता है यानी जोड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसका नाम हमें बताना है। सो योर आंसर इज आइसोथर्म, राइट। यानी आइसोथर्म वो इमेजिनरी लाइन है जो कनेक्ट करता है मैप के इक्वल टेम्परेचर प्लेसेस को। क्लियर हो गया? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं 2.2 के 2 नंबर क्वेश्चन में। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द एयर प्रेशर। एयर का एक प्रेशर होता है बच्चों, तो उस एयर के प्रेशर को हम किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर करते हैं? यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट का नाम है बैरोमीटर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बैरोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द एयर प्रेशर। तो इस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। 2.2 में ये था 2 क्वेश्चंस जो आपको 1 और 2 वर्ड में आंसर देने हैं, राइट। तो पहले का मैंने बताया आइसोथर्म और दूसरे का बताया क्या? बैरोमीटर। तो आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्या पूछा जा रहा है? आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, राइट। हमें इसका आंसर देना है ब्रीफली, यानी थोड़ा बड़ा लिखना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ज़्यादा छोटा भी नहीं है, शॉर्ट में लिखना है, राइट। तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या है 3.1 में। वाई इज फॉग नॉट कंसिडर एज ए प्रेसिपिटेशन। यानी फॉग जो होता है उसे हम प्रेसिपिटेशन नहीं मानते हैं, क्या है रीज़न? वी हैव टू क्लियर, इसे हमें लिखना पड़ेगा,
ओके, तो क्या होता है आंसर, चलिए देख लेते हैं. योर आंसर इज precipitation is the fall of water through the atmosphere of the earth surface in the form of rainfall, drizzle, snowfall, sleet, or hail, because the droplets of the water, ice, or frozen water vapor in a cloud grow too large up drafts. But fog, या फिर हम कह सकते हैं dew या फिर mist, are the not considered as the precipitation because, or we can say as throwing down of moisture is not involved in the mechanism of their formation. तो ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3.1 का. चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3.2 क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है मेंशन 2 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग के 2 कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम क्या होते हैं, रिजल्ट क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग की, इसके बारे में हमें बताना होगा. तो लिखेंगे द 2 consequences of the global warming are as follows. Number 1, melting of polar ice cap and mountain glacier. क्या लिखेंगे इसमें, due to the global warming most of the ice and the glacier of the polar region and the mountainous land will melt. As a result, snow-fed river will be dried up, leading to the सीवर वाटर क्राइसिस. ओके, और दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, राइज ऑफ सी लेवल. इसमें क्या लिखना पड़ेगा, ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग आइस मेल्ट वाटर will add to the seas and oceans. As a result, sea level will rise and the coastal region will be flooded and the salinity of the soil will be increased. तो ये थे हमारे 2 consequences या फिर effect of global warming. Now let's move to the question number 4. Answer the following question. हमें क्या बताना है, how does the altitude of a place influence the temperature of that region. यानी किस तरह से altitude जो है किसी भी जगह का, right, altitude of a place किस तरह से उस रीजन के टेम्परेचर को इफेक्ट करता है, इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है. तो जाइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है. The altitude of a place influence the temperature of the following reason as follows. Usually, temperature of air decreases at the rate of 0.6 degree centigrade per 100 meter rise. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि अगर 100 मीटर ऊंचाई नीचे से हम 100 मीटर ऊंचे ऊपर की तरफ जाते हैं तो 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है. समझ में आ रहा है, मतलब 100 डिग्री बढ़ेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, मतलब जितना ऊंचा बढ़ते जाएंगे उतना टेम्परेचर डिक्रीज करेगा. दिस इज नोन एज द लैप्स रेट ऑफ द नॉर्मल टेम्परेचर. सो हायर प्लेसेस एक्सपीरियंसेस लो टेम्परेचर एंड टेम्परेचर, इसीलिए क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ दार्जिलिंग इज द लेस देन दैट ऑफ द सिलीगुड़ी, क्योंकि दार्जिलिंग जो है वो हिली रीजन है और सिलीगुड़ी जो है वो लोकेटेड कहाँ है, प्लेन्स. ठीक है, इनकी ऊंचाई में डिफरेंसेस है. तो देखिए एक ही समय में सीजन वही रहता है, लेकिन आप दार्जिलिंग जाइएगा तो वहाँ का टेम्परेचर दूसरा होगा, जबकि सिलीगुड़ी का टेम्परेचर दूसरा होगा. इसका रीज़न क्या है, एल्टीट्यूड ऑफ ए प्लेस. ओके, तो इस though these 2 places belonging near to the same latitude. Now this is answer is clear. Now we move to the question number 5. Answer the following question. ये एक ब्रॉड क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन है, यानी आपको क्वेश्चन 5 के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे बच्चों. तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है. डिस्क्राइब ब्रीफली विद अ सूटेबल डायग्राम द डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर बेस्ड ऑन द वेरिएशन इन टेम्परेचर. ओके बच्चों, तो हमें इसके बारे में एक डायग्राम ड्रॉ करना है, किसका, एटमोसफेयर का, जो किस पे बेस्ड रहेगा, बेस्ड ऑन द वेरिएशन इन टेम्परेचर. तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होता है बच्चों. सो अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन टेम्परेचर द एटमोसफेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5 लेयर्स. नंबर 1 ट्रोपोस्फेयर, नंबर 2 स्ट्रेटोस्फेयर, नंबर 3 मेसोस्फेयर, नंबर 4 thermosphere, number 5 exosphere, and the last one that is magnetosphere. So these are the 5, or we can say 6 layer in which the atmosphere is divided on the
वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर। तो इन सभी लेयर को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करके हमें दिखाना भी पड़ेगा। तो ड्रॉ बाद में करते हैं और इसे थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है, तो पहले थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे इस लेयर्स के बारे में। तो पहला लेयर क्या था बच्चों, ट्रोपोस्फेयर। तो दिस इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये सबसे लोएस्ट लेयर है। दिस लेयर कंटेन्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ गैसेस, water vapor, dust particle, etc. So this layer is known as weather making layer, in which the cloud and storm are formed. समझ में आया? 75% of the gaseous element of the atmosphere belonging to this layer. तो ये हम ट्रोपोस्फेयर के बारे में लिखेंगे। तो दूसरा हमारा लेयर था स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बारे में क्या लिखेंगे बच्चों, तो स्ट्रेटोस्फेयर लाइज अबव द ट्रोपोस्फेयर, यानी ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो लेयर है वही लेयर स्ट्रेटोस्फेयर कहलाता है बच्चों। फॉर नियरली 50 किलोमीटर थिकनेस। इन दिस लेयर टेम्परेचर इंक्रीजेज अपवर्ड and at 50 kilometer height temperature of air become maximum. There is a ozone layer because of concentration of ओजोन गैस, यानी स्ट्रेटोस्फेयर में क्या पाया जाता है बच्चों, ओजोन लेयर पाया जाता है, क्योंकि इसमें ओजोन गैस इसमें पाए जाने की वजह से स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर हमें देखने को मिलता है। हम जानते हैं कि ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। Water vapor or clouds is absent in this layer. Okay, so jet aircraft fly through this layer. तो ये था हमारा डिस्क्रिप्शन अबाउट द स्ट्रेटोस्फेयर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट लेयर, दैट इज मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर एक्सटेंड अबाउट द स्ट्रेटोस्फेयर और नियरली 80 किलोमीटर अबाउट द अर्थ सरफेस। टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द इंक्रीजेज हाइट। ओके, यहाँ पे ही meteoroids from the outer space towards earth are burned in this layer. Pressure of air is also very low in this layer बच्चों। इसके बाद आता है हमारा कौन सा, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, इसे हम आयनोस्फेयर भी कहते हैं, राइट। तो अबव मेसोस्फेयर द लेयर ऑफ द एयर इज नोन एज आयनोस्फेयर या फिर मेसोस्फेयर। In this layer, temperature again rise rapidly and become nearly 1200 degrees centigrade at the elevation of 500 kilometer. In this layer, ionization of gas molecules take place and this layer is also known as thermosphere. हमने पहले ही कहा था। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट था उसके बारे में पढ़ेंगे, एक्सोस्फेयर। Above the thermosphere यानी थर्मोस्फेयर के ऊपर lies the exosphere. This layer temperature also increases with increasing the height, but not so rapidly as it happened to the thermosphere. Clear? Last one, that is magnetosphere. Beyond the exosphere lie the magnetosphere, which gradually merged into the spaces. तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया। अब हम देख लेते हैं हमारे इस किस तरह से इसके जो लेयर है एटमॉस्फेरिक लेयर, इसका डायग्राम हमें कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा। ये बुक में भी है, मैं भी दे रहा हूँ, ये दिख रहा है आपको। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बेस्ड ऑन द वेरिएशन इन टेम्परेचर माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे नीचे में स्टार्ट करिए, 0 to 12 किलोमीटर, दैट इज द ट्रोपोस्फेयर लेयर। देन 12 से 50 किलोमीटर के बीच में जो लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। फिर 50 to 80 किलोमीटर के बीच में आपको लेयर दिख रहा है, दैट इज मेसोस्फेयर। देन 80 to 600 किलोमीटर थर्मोस्फेयर, एंड आफ्टर दैट 16 to 1500 किलोमीटर इज एक्सोस्फेयर, एंड 15 to 10,000 किलोमीटर द लेयर लाइज इज नोन एज मैग्नेटोस्फेयर। तो ये हमारे 6 लेयर्स हैं जिसे आपको ड्रॉ करना है बच्चों। तो कैसा लगा मेरे वीडियो बच्चों, कमेंट करना मत भूलिएगा, और साथ ही अच्छा लगा हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। साथ में आप बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि और भी जो मॉडल एक्टिविटी टास्क या जो भी हमारे एजुकेशनल वीडियो हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड लव यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।